अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हम फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इसका हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनुअल एग्ज़ाम के लिहाज से डिस्कस करने जा रहे हैं और वो आ रहा है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी के लिए कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि आपके पास अगर आप जैसे एग्जाम्पल लें हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस आपके पास आती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, H2 करके लिखते हैं आप। तो अगर हम 2 फ्री एटम्स हाइड्रोजन एटम अगर हम केमिकली कंबाइन करें तो फॉर्मेशन होगी हाइड्रोजन गैस की। कैसे? आपके पास हाइड्रोजन का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 1। तो आप अगर आप हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 आ रहा है तो ये है फ्री एटम। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में बनाना है तो आपको एटम कितने चाहिए होंगे? आपको एटम चाहिए होंगे 2। तो ये एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? वैलेंस सेल में 1। जैसे अपना डुप्लेट बनाने के लिए ये क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग, और म्यूचुअल शेयरिंग करके ये फॉर्मेशन किसकी कर देंगे? हाइड्रोजन गैस की। तो इस गैस को बनाने के लिए आपने 2 एटम लिए थे, किसके? हाइड्रोजन के। तो जब ये केमिकली कंबाइन होंगे तो केमिकली कंबाइन होने के लिए यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो कि बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही अगर आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आ रहा है 8। तो अगर मैं 2 एटम्स ऑफ अगर ऑक्सीजन के लेता हूँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में डायटोमिक फॉर्म में आएगी ऑक्सीजन गैस। इनके बिटवीन में बनता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 5 एक नाइट्रोजन के। लेकिन अगर आप गैस बना रहे हो तो वहाँ आपके पास 2 एटम्स होंगे नाइट्रोजन के जो केमिकली कंबाइन होकर फॉर्मेशन करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की, और क्या बनेगा? नाइट्रोजन गैस बनेगी। तो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की, जो फॉर्मेशन कर रही है गैस की। तो ये गैस अगर बन रही है, नाइट्रोजन बन रहा है डायटोमिक फॉर्म में, हाइड्रोजन बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, तो इसमें ये केमिकली जब कंबाइन होंगे एटम्स तो इनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। हर एक की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। और कहीं कहीं अगर आपको याद हो, हम कहते हैं जैसे कि एटॉमिक हाइड्रोजन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन को अगर हम ऑब्टेन करते हैं, हम किससे करते हैं? हम डिसोसिएशन करते हैं किसकी? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की। H2 यही मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसकी जब हम इसको ब्रेक करेंगे, हम इसको टेम्परेचर देंगे, स्पेसिफिक टेम्परेचर देंगे, डिस्चार्ज ट्यूब में रखेंगे, आप प्रेशर को रिड्यूस करोगे और आप जैसी इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा। तो इस एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जितनी एनर्जी बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है, इतनी ही एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है। हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी हाइड्रोजन की फॉर्मेशन के लिए चाहिए होगी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन इसका कंपैरिजन कभी भी हाइड्रोजन का आप ऑक्सीजन से नहीं करोगे और ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से नहीं करोगे। हर एक एटम के वैलेंस सेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज हर एक की आएंगी। तो यहाँ पर हम आपको यही स्टार्ट में समझाने जा रहे हैं कि आप यहाँ एनर्जी अगर इन्वॉल्व हो रही है जो दोनों तरह से होगी, फॉर्मेशन और ब्रेकिंग। या तो बॉन्ड को ब्रेक करने जा रहे हो आप, या बॉन्ड की फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। किसकी? 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, पोलर है, नॉन पोलर है, फिर वो उनकी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हो या किसी भी मॉलिक्यूल को आप ब्रेक कर रहे हो, इसके लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसे कहा जाएगा सिंपल बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखी हैं। हमने लिखी जैसे एग्जाम्पल लिखी हैं आपके पास, हमने ऑक्सीजन को दिखाया है। ऑक्सीजन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये अगर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आ रहा है तो इसकी मीनिंग है इसमें ऑक्सीजन बिटवीन क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 6। तो ये अपना ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास कहाँ पर है? रिएक्टेंट साइड पर। इसको हमने कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी है? 495 किलो जूल्स पर मोल। जब मैं इतनी एनर्जी दे रहा हूँ तो ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक।
और ये बॉन्ड ब्रेक होगा एटॉमिक फॉर्म में, फ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन, जो कि गैसियस फॉर्म में ही होंगे। तो यहाँ इनके बिटवीन में साइन कौन सा यूज कर रहा है हम, प्लस, यानी क्या कह रहा है वो, भाई मैंने ये बॉन्ड ब्रेक करा और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड थी भाई 495 किलो जूल पर मोल। तो आपने क्या कहा कि ऑक्सीजन गैस की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी इतनी चाहिए थी। तो मैंने क्या कहा, मैंने अभी आपसे कहा था जितनी एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए होगी इतनी ही एनर्जी आप बॉन्ड की फॉर्मेशन, अब दोनों इक्वेशन में डिफरेंस है जरा सा। इक्वेशन नंबर 1 बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, इसी को मैंने और करके लिखा हुआ, ये बॉन्ड था, ब्रेक हुआ, 2 एटम्स आ गए, ये एक 1 मोल एटॉमिक ऑक्सीजन, ये 1 मोल एटॉमिक ऑक्सीजन, तो क्या लिख दिया 2 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, इनके बिटवीन में साइन प्लस का आ रहा है, इनको जब मैं केमिकली कंबाइन करूँगा तो फॉर्मेशन होगी ऑक्सीजन गैस की। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी, 495 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन अगर आपके पास एक आसान सा एग्जाम्पल है, जैसे ये मार्कर है, आप इसको ब्रेक करना चाह रहे हो, तो इस मार्कर को ब्रेक करने के लिए पहले मैं इसके ऊपर एनर्जी अप्लाई करूँगा, मैं जब फोर्स अप्लाई करूँगा तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ये मार्कर क्या करेगा, गेन, एब्जॉर्ब, और ये स्प्लिट हो जाएगा। मीनिंग ये कि अगर मैं किसी भी चीज़ को ब्रेक करने जाऊँगा तो उस पर मैं क्या करूँगा, फोर्स अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर भी यही है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल था, स्टेबल था, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए मैं जितनी भी एनर्जी यूज़ करूँगा पहले तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, गेन, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या होगा, ब्रेक। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, ये ऑक्सीजन गैस थी, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा, तो इसीलिए ये रिएक्शन क्या दिखाया आपको, एंडोथर्मिक। अब एमसीक्यू आया हुआ इस पर एनुअल एग्जाम में, क्या आपके पास अगर बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो बेटा रिएक्शन कौन सा होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। इसीलिए इनकी कांस्टेंट वैल्यूज को हम किस में दिखा रहे हैं, पॉजिटिव में। लेकिन अगर आप से कह रहा है वो, इनको अगर हम केमिकली कंबाइन करें और फॉर्मेशन करोगे आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, यानी कि ऑक्सीजन गैस की, तो उस वक्त ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज। जब ये केमिकली कंबाइन होंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ये रिएक्शन कौन सा दिखाएंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, इनकी भी कांस्टेंट वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन आपके सामने है कि ये पॉजिटिव में और ये किस में आ रहा है, नेगेटिव। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा होगा यूनिट तो वही रहेगा, किलो जूल पर मोल। तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो भाई वो रिप्रेजेंट कर रहा है इतनी बॉन्ड एनर्जी को। तो हर एक की डिफरेंट हमारे पास बॉन्ड एनर्जीज हैं। ऐसे ही अब हम कह रहे हैं कि भाई बॉन्ड एनर्जी हमारे पास अब डिपेंड कर रही है किस चीज़ पर, नंबर 1 फैक्टर आ गया, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। प्रीवियस लेक्चर में अगर आप देखेंगे मैंने पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक डिस्कस किया था आपको, आप चाहें तो वहाँ से आप वो टॉपिक समझ सकते हैं। तो यहाँ अब कॉन्सेप्ट आ गया पोलर और नॉन पोलर का। आपसे वो कह रहा है कि भाई मॉलिक्यूल देख लें कि पोलैरिटी के लिहाज से अगर मैं HCl की बात करूँ तो HCl आता है किसमें, एक पोलर मॉलिक्यूल में, और अगर मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ तो वो किस में आ रहा है, नॉन पोलर में। 2 एग्जांपल है, एक आ रही है भाई मेरे पास एग्जांपल पोलैरिटी के लिहाज से, एक एग्जांपल है पोलर की, और एक एग्जांपल मेरे पास किसकी आ रही है, एक आ रही है ये नॉन पोलर की। मैंने पहले भी कहा था नॉन पोलर को कहेंगे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, इसको क्या कहेंगे आप, पोलर को कहेंगे आप इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में आ रहे हैं, बॉन्ड दोनों को ब्रेक करना चाह रहे हो आप। HCl में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और क्लोरीन बिटवीन भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बना होता है। तो अगर इन दोनों में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं तो इन दोनों को बॉन्ड को ब्रेक करना चाह रहे हो, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, आपने क्या लिया हुआ है, क्लोरीन। लेकिन एक पोलर है, एक नॉन पोलर है। अगर वो नॉन पोलर है, कौन सा वाला हमारे पास, क्लोरीन, तो आपके पास शेयरिंग बिटवीन सिमिलर एटम और शेयरिंग बिटवीन डिससिमिलर एटम। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, आप कहना चाह रहे हो जब मैं इसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ पोलर मॉलिक्यूल को, तो पोलर मॉलिक्यूल में पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव कैरेक्टर मौजूद होता है, यानी कि वो कैरेक्टर शो कर रहा होता है कौन सा वाला, आयोनिक वाला। अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके पास वाटर की, तो भाई वाटर में ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ये बैंड और एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, तो ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स पर ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव कैरेक्टर आ रहा है, आयोनिक वाला। लेकिन हमारे पास जो नॉन पोलर है, जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सिमिलर एटम, तो सेम पोल्स हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर किस में होंगी, अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा किस में होंगी, वो होंगी पोलर मॉलिक्यूल में। तो पोलर मॉलिक्यूल को आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते।
उनको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि उनके ऊपर आ रहे हैं अपोजिट चार्जेस। लेकिन जो नॉन पोलर हैं इनके ऊपर आ रहे हैं सेम चार्जेस। तो जब सेम पोल्स होंगे तो इनको आप ज़रा सी एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ये क्या हो जाएगी, ब्रेक। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक किस में है, नॉन पोलर में, स्ट्रॉन्गर किस में है, पोलर में, HCl में। इसीलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। कितनी आ रही है, 431 किलो जूल्स पर मोल। और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कितनी आ रही है आपके पास, 242 किलो जूल्स पर मोल। तो ये आपके पास दिखाया जा रहा था भाई, ये गैसेस थी, एटॉमिक फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूलर क्लोरीन, ये एक और पोलर मॉलिक्यूल दे दिया आपको, ये HCl। तो दोनों में एक क्या देख रहे हो कि मॉलिक्यूल को अब वो किस पे देखने जा रहे हो, पोलैरिटी के लिहाज से। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करेगी पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल चेक करो कौन सा, पोलर नॉन पोलर। पोलर होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, नॉन पोलर होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। फिर नेक्स्ट, साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम। अब हमारे पास जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखी हुई है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में एक ही शेल है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कंपैरिजन किससे हो रहा है भाई, क्लोरीन से। क्लोरीन के नंबर ऑफ शेल कितने आते हैं, 3। तो जब नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएंगे डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, वीक। तो ज़्यादा शेल किसमें, क्लोरीन में। तो इनका इंटर आयोनिक डिस्टेंस दोनों का, आप दोनों के जो न्यूक्लियस है इनके बिटवीन का जब डिस्टेंस निकालोगे तो ये ज़्यादा किसका होगा, क्लोरीन का। हाइड्रोजन का क्या होगा, कम। तो हाइड्रोजन में आप जब डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे दोनों एटम में, न्यूक्लियस के बिटवीन में, आप जब निकाल के देखेंगे तो सबसे कम डिस्टेंस किसका होगा, हाइड्रोजन का। जब डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या देंगे, ज़्यादा। साइज, अब वो डिपेंड कर रहा है बॉन्ड एनर्जी किसके ऊपर, साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम। तो कंपैरिजन आसान करके लिखा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। हाइड्रोजन में एक ही शेल है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, ग्रेटर है साइज़ के लिहाज से। अब क्लोरीन का साइज़ बढ़ जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और वैलेंस में 7। एक क्लोरीन के सेकंड के भी इतने होंगे, तो दोनों के पास कितने कितने शेल आ रहे हैं, 3। तो साइज़ बढ़ गया। जब साइज़ बढ़ेगा अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, वीक। तो फिर आप उस बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हो, इसीलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, कम, लेसर है एज़ कम्पेयर टू दी फॉर हाइड्रोजन। तो बॉन्ड एनर्जी अब डिपेंड कर रही है एटम के साइज़ पर, पहले पोलर नॉन पोलर पे, फिर साइज़ पर, आखिर में अगर मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड हो, अब सब में कार्बन कार्बन है, सपोज करो ये इथेन लिखा हुआ है, ये इथीन लिखा हुआ है, ये इथाइन लिखा हुआ है, इथेन इथीन इथाइन, कार्बन ही है सब में, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो फिर बॉन्ड एनर्जी चेंज हो जाएगी। जब नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर। जितने बॉन्ड बढ़ते जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा किस में बढ़ेंगी, कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टर। जब डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी, इस एग्जाम्पल में 839 किलो जूल पर मोल कार्बन कार्बन बिटवीन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी इस एग्जाम्पल में, मल्टीपल बॉन्ड में कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी लिखी हुई 348 किलो जूल्स पर मोल। क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर है तो डिस्टेंस बढ़ेगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाएंगी, तो आप बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हो। तो हम इसीलिए क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि अगर मल्टीपल बॉन्ड की अगर प्रेजेंस है, भले वो सब सारे एक जैसे ही एटम हैं, कार्बन के ही हैं, लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड आएंगे, जब भी बॉन्ड एनर्जी में चेंज आएगा, डिस्टेंस कम होगा, अगर वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी आपके पास, कम होगी। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, जब इंटर आयोनिक डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टर, और अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी, ज़्यादा। इसीलिए फिर बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, ग्रेटर होगी। यानी अगर साइज़ कम होगा ना, या आप इस तरह करने चलेंगे, अगर साइज़ से बात करो, साइज़ कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर डिस्टेंस भी कम होगा, एटम के बिटवीन में डिस्टेंस भी कम होगा, तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर बॉन्ड डिस्टेंस शॉर्टर हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास ग्रेटर हो रही है। एक चीज़ कम हो रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस तरह कह सकते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड कर रही है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलर नॉन पोलर कौन सा है, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, और लास्ट में कौन सा आ रहा था, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इसके अलावा बच्चों अगर आपको कोई और टॉपिक अगर समझना हो तो आप कमेंट कर दिएगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।